Hello everyone, welcome to EduChants. So we are discussing today about existentialism. So we are discussing philosophical foundations of education. We have already completed 3 videos on it and I have already given the link. You can go to our channel and you can see the playlist over there. So this class is beneficial for both SSB recruitment as well as for NET aspirants, those who are preparing for CPET also. So this is our 4th lecture. So let us continue about existentialism today. Existentialism is a new kind of philosophy. It is a modern philosophy, 19th century philosophy. So many curiosity arises. What kind of philosophy is it? And what are the assumptions? What are their role in education? So let us start today. Again, you can see that picture. So you have to write in the comment box who is that person who is related with existentialism. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास. देखिए, existentialism represent a protest against a rationalism of traditional philosophy. Existentialism एक प्रोटेस्ट करता है, यानी कि existentialism एक ऐसा फिलॉसफी है जो कि ट्रेडिशनल या फिर रैशनल फिलॉसफी के खिलाफ ये आवाज़ उठाता है, ये उनके खिलाफ है. यानी कि जो रैशनल फिलोसोफर्स हैं, जो ट्रेडिशनल फिलॉसफी हमने पढ़ा अभी तक, ये सबके खिलाफ है. ठीक है, क्योंकि सभी फिलॉसफी कोई आइडिया पे फोकस कर रहा है, कोई मैटर पे फोकस कर रहा है, कोई नेचर पे फोकस कर रहा है, कोई एक्सपीरियंस पे फॉलो कर रहा है. ठीक है, तो ये सारे के सारे हैं जो ये कुछ ना कुछ चीज़ों पे ये फॉलो करते रहते हैं, ये इन चीज़ों पे फोकस देते हैं. लेकिन एग्जिस्टेंशियलिज्म ये कहता है कि हम ये सबको नहीं मानेंगे, क्योंकि ये सब तो बनी बनाए बातें हैं. जिंदा तो रहना है इंसान को, दैट मीन्स ह्यूमन एग्जिस्टेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नाम से ही पता चल रहा है कि एग्जिस्टेंस का मतलब होता है कि आपको दुनिया में सर्वाइव करना है, जीना है. इंसान को जीना सबसे इंपॉर्टेंट है. उसके बाद पता चलेगा कि आइडिया है या फिर मैटर है या फिर नेचर है या फिर एक्सपीरियंस है. ठीक है, इट इज़ अ मॉडर्न फिलॉसफी emerging from 19th century which is centered upon the analysis of existence and of the way humans find themselves existing in the world. यानी कि ये एक मॉडर्न फिलॉसफी 19th सेंचुरी का है जो कि एग्जिस्टेंस को एनालाइज करता है, इंसानों का एग्जिस्टेंस, जीना या फिर उनका जो जीवन है, मतलब आप कब एग्जिस्ट करते हो और कैसे एग्जिस्ट करते हो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एग्जिस्ट करना इंपॉर्टेंट है, यानी कि जब तक आप जियोगे नहीं, अगर ज़िंदा ही नहीं रहोगे तो फिर आप क्या कर लोगे ज़िंदगी में. तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है ज़िंदगी में, मतलब अपना जीवन जो है वो काटना, यानी जिंदा रहना सबसे इंपॉर्टेंट है. एंड द वे ह्यूमंस फाइंड देमसेल्फ एग्जिस्टिंग इन द वर्ल्ड, यहाँ पे वेरी सिंपली अगर कहा जाए तो एग्जिस्टेंस है. लेकिन एग्जिस्टेंस कैसा, वो भी आप अपने आप को देखो कि वेयर यू स्टैंड एट दिस यूनिवर्स, वेयर यू स्टैंड इन द सोसाइटी. आपका रोल क्या है, आप इस सोसाइटी का एक कौन सा हिस्सा हो, सोसाइटी में आपका रोल क्या है. ठीक है, आपका एग्जिस्टेंस मायने रखता है कि नहीं रखता है. सो यू फर्स्ट लिव फॉर योर सेल्फ, खुद के लिए जियो, पहले खुद जिंदा रहो. ठीक है, उसके बाद सोचना कि क्या करना है. The notion is that humans exist first and then each individual spend a lifetime changing their essence or nature. यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ह्यूमन को एग्जिस्ट करना है, सबसे पहले तो एग्जिस्ट करना है. देन आपको ज़िंदगी में अपना एक आइडेंटिटी बनाना है, अपना एक इम्पैक्ट बनाना है, अपना एक रोल क्रिएट करना है, या फिर अपना जो योगदान है वो ज़िंदगी में देना. सबसे इंपॉर्टेंट आपको ज़िंदा रहना पड़ेगा. यू हैव टू एग्जिस्ट, देन यू हैव टू एक्ट ऑन योर गोल्स. इट अटेंड इट्स जेनिथ in the Europe following the disenchantments of the Second World War. जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ था, आपको पता है 1945 में जब ख़त्म हुआ तो उस टाइम दुनिया तहस नहस हो गया था, बर्बाद हो गया था, डिस्ट्रॉय हो गया था, और सारे के सारे सिस्टम जो है वो बिगड़ गए थे. उस टाइम में कोई अपना मतलब अपने को खो करके वो दुखी है सभी. कोई अपने पापा को खोया है, कोई अपने बेटे को खोया है, कोई अपना परिवार खोया है, कोई अपना जो है ऑर्गन्स खोया, कोई अपना पैसा दौलत सब कुछ खो दिए सबने. तो उस टाइम में इम्पॉर्टेंट क्या होगा, आपका आइडेंटिटी या फिर आपका ज़िंदा रहना. तो उस टाइम में ये जो फिलॉसफी है ये सबसे पीक में पहुंच गया, ये सबसे पॉपुलर उसी टाइम हुआ जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ था. सोरेन किर्केगार्ड जो कि
एक डैनिश मिनिस्टर है और फिलोसोफर है, वो एग्जिस्टेंशियलिज्म के फाउंडर माने जाते हैं, जिसका पिक्चर आपने फर्स्ट पेज में देखा था। सोरेन किरकेगार्ड जो कि एक डेनमार्क के एक मिनिस्टर हैं और वो एक फिलोसोफर थे, इन्हीं को फाउंडर ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म कहा जाता है। इनके कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो कि मतलब मैंने कहा था ट्रेडिशनल से थोड़ा डिफरेंट है, ये थोड़ा सा मॉडर्न, थोड़ा सा कंटेम्पररी फिलोसफी है, ठीक है। तो फॉर द एग्जिस्टेंशियलिस्ट रियलिटी इज बीइंग एंड एग्जिस्टेंस ऑफ एन इंडिविजुअल। रियलिटी क्या है, सच्चाई क्या है कि भाई आप जिंदा रहो वही काफ़ी है। एग्जिस्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट अपार्ट फ्रॉम एनीथिंग एल्स, ठीक है। एग्जिस्टेंशियलिज्म वांट्स ह्यूमन बीइंग टू बी विदाउट मेटाफिजिक्स। इन्होंने कहा कि मेटाफिजिक्स को छोड़ दो, मतलब दुनिया में जो हम देख रहे हैं उनके अलावा और क्या है वो ढूंढो मत। सुप्रीम रियलिटी, अल्टीमेट रियलिटी, इनके पीछे मत भागो। रियलिटी बस यही है कि आप जिंदा हो, बाकी ज़्यादा सोचो मत, ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको जिंदा रहना है। आपको कोई मतलब ये नहीं कहता कि आप रिसर्च करो उसके ऊपर कि रियलिटी के ऊपर और क्या रियलिटी है, छोड़ दो वो सारी चीज़ें, छोड़ दो। मेक इट सिंपल, लिव एज सिंपल एज इट इज़, ठीक है। आपको जिंदा रहना है, बस जिंदा रहो। आप क्या करोगे, क्या सर्च करोगे, मेटाफिजिक्स क्या है, दुनिया में गॉड क्या है, गॉड का रियलिटी क्या है, ट्रूथ क्या है, अल्टीमेट ट्रूथ क्या है, इसके पीछे मत भागो, ठीक है। They wish to restore the status of human being which he or she has lost in the advanced technological and mechanized society। हम अपना जो परिचय खो चुके हैं ऑलरेडी, हमारा स्टेटस खो चुके हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी हमें रिप्लेस कर रहा है। मैकेनिक्स यानी जो मशीन्स वगैरह हैं ये सब हमें रिप्लेस कर रहे हैं, तो हम अपना जो है स्टेटस खो रहे हैं, हम अपना हुनर खो रहे हैं। उनको रिस्टोर किया जा सकता है, ये कह रहे हैं कि हमें रिस्टोर करना पड़ेगा। वी हैव टू रिप्लेस देम, वी हैव टू रिस्टोर आवर स्टेटस। हम सभी, ये जो आपने तो बहुत सारे मूवीज़ में भी देखा होगा, टेक्नोलॉजी मैकेनिकल सोसाइटी से हम जुड़े हुए हैं, इनके अलावा हम जी नहीं सकते हैं आज के टाइम में। लेकिन एक ज़माना था जब ये सब कुछ नहीं था और ह्यूमन अपने आप सब कुछ बनाया, तो इसका क्रिएटर भी हम ही है और डिस्ट्रॉयर भी हम ही है। यानी कि खुद को बर्बाद भी हम ही कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी और मैकेनिक्स को यानी जो मशीन्स हैं इनको बढ़ावा भी हम ही दे रहे हैं, ठीक है। इसलिए इन्होंने कहा कि हमें अपना स्टेटस को रिस्टोर करना चाहिए, फिर से हमारा जो वही पुराना वाला इंसान बनना चाहिए जो खुद ब खुद सब करता था, किसी पे डिपेंडेंट नहीं था। ह्यूमन बीइंग इज नॉट ह्यूमन बीइंग बट ह्यूमैनिटी। ह्यूमन बीइंग एक ह्यूमन बीइंग सिर्फ नहीं है, मतलब एक इंसान सिर्फ एक इंसान नहीं होता है, बल्कि एक ह्यूमैनिटी होता है, एक समाज होता है, ठीक है, एक जाति होती है, एक रिलीजन। ह्यूमैनिटी इज अ रिलीजन, ये एक प्रकार का रिलीजन है। हम सभी को मतलब सभी को एक जैसा देखेंगे, सभी को सम्मान करेंगे, सभी को रिस्पेक्ट करेंगे और सभी के लिए प्यार जताएंगे। इट एम्प्लाइज दैट ईच ह्यूमन बींग्स एक्शन वाइल सब्जेक्टिवली इंस्पायर्ड इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर पीपल। यानी कि आपका एक भी काम जो है वो सिर्फ आप ही से नहीं जुड़ा होता है, वो पूरे के पूरे सोसाइटी के साथ जुड़ा हुआ है। आप जो कर रहे हो, यानी कि आप अभी पढ़ाई कर रहे हो, आप सोसाइटी में मंदिर जाते हो, ठीक है, दूसरों को हेल्प करते हो, ये सब आपका खुद का किया हुआ चीज़ नहीं है। इसको इन्फ्लुएंस किया है आपके चारों तरफ के पीपल, यानी कि जो लोग आपके चारों तरफ है। मम्मी पापा ने कुछ सिखाया, परिवार वालों ने कुछ सिखाया, सोसाइटी में किसी ने कुछ सिखाया, टीचर्स ने कुछ सिखाया, फिर जाकर के आपके अंदर ये सारे गुण आए हैं, ठीक है। यानी कि आवर बिहेवियर, आवर एक्शन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय आवर फेलोमेट्स, आवर सोसाइटी मेंबर्स, राइट। The existentialists believe that the person's mind is the source of substance of all knowledge। पर्सन का जो माइंड है यही सारे नॉलेज का जड़ है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन एंड सेल्फ कॉन्शियसनेस, अपने आप को रियलाइज करो, अपने आप को समझो। सेल्फ कॉन्शियसनेस यानी कि आप अपने आप को जानने की कोशिश करो। आपके अंदर बहुत सारे हुनर हैं, आपके अंदर बहुत सारे गुण हैं, उसको आप समझने की कोशिश करो। दुनिया को बाद में समझना, पहले अपने को समझ लो, अपना नीड, अपना प्रॉब्लम, अपना चैलेंज, अपना थ्रेट, अपना अपॉर्चुनिटी, उससे पहले समझ लो, बाद में दुनिया को सोच लेना। प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम एंड इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि यहाँ पे फ्रीडम की बात की गई है। फ्रीडम किसका? यहाँ पे चिल्ड्रन का। यानी कि मतलब हम यहाँ पे अभी एजुकेशन पे नहीं आए हैं, लेकिन फिर भी फ्रीडम का मतलब ये होता है कि इंसान को फ्रीडम मिलना चाहिए हर एक चीज़ में, कहीं पे भी उसका रेस्ट्रिक्शन नहीं मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल रहेगा। यानी कोई भी इंडिविजुअल ऐसा नहीं रहेगा जो कि रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा। यानी कि यहाँ पे हर एक इंडिविजुअल को जताया जाएगा
कि अपने काम के लिए फॉर योर डीड यू आर रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, आपके लिए कोई और रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा। इंडिविजुअल, द इंडिविजुअल हैज़ टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज और हर ओन एक्ट, ठीक है। चलिए अब देखते हैं चीफ कंट्रीब्यूटर्स। कोई यहाँ पे हम 4 चीफ कंट्रीब्यूटर्स के नाम देखेंगे जो कि एग्जिस्टेंशियलिज्म को आगे लेने के लिए बहुत उन्होंने काम किया। सोरेन किरकेगार्ड जो कि फादर हैं ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म एंड फर्स्ट यूरोपियन फिलोसोफर हु बियर्स द एग्जिस्टेंशियलिस्ट लेबल, ये फर्स्ट यूरोपियन है। उसके बाद आते हैं मार्टिन हेडगर जो कि उन्होंने एक किताब लिखा था जो यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर दिया, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ठीक है। इन्होंने इस किताब में ह्यूमन एग्जिस्टेंस का एनालिसिस किया है और इम्पॉर्टेंट थीम उन्होंने एग्जिस्टेंशियलिज्म का दिया था। जैसे कि एग्जिस्टेंशियलिज्म का थीम यानी उनका मानना है केयर इज़ इम्पॉर्टेंट, जो केयर, एंग्जाइटी, गिल्ट एंड अबव ऑल डेथ इज़ ब्रॉट आउट हियर, यानी कि हर एक चीज़ को इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। केयर क्या होता है, एंग्जाइटी क्या होता है, गिल्ट क्या होता है, अबव ऑल सारे के सारे मतलब डेथ को भी इन्होंने यहाँ पे दर्शाया है कि इसका क्या रोल है, ठीक है, उनके किताब में। जहाँ पॉल सार्ट्रे जो कि एक फ्रेंच राइटर हैं, इन्होंने स्ट्रेस किया मैंस एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स हिज एसेंस। बहुत अच्छा, इन्होंने कहा कि एग्जिस्टेंस पहले आता है फिर एसेंस आता है, पहले जी लो उसके बाद अपना आइडेंटिटी बनाओगे। मैन इज नथिंग एल्स बट व्हाट ही पर्पसेस, ही एग्जिस्ट ओनली इन सो फार एज ही रियलाइजेस हिमसेल्फ। जब तक आप अपने आप को रियलाइज करते हो तब तक आप जिंदा रहते हो, यानी जब आप अपना खुद को नहीं जान पाओगे तब आपको लगेगा जी करके क्या फ़ायदा। तो पहले खुद को सोचने की कोशिश करो, खुद के बारे में जानने की कोशिश करो। He is therefore nothing else but the sum of his actions, nothing else but what his life is। यानी यहाँ पे इंसान क्या है, sum of his actions। देखिए किसी को भी हम जज करने से पहले हम उनके एक्शन को देखते हैं कि उन्होंने क्या किया। अब अगर बात किया जाए मोहनदास करमचंद गांधी, ये कौन है? सुनते ही हम बोलते हैं ये तो हमारे बापूजी हैं, ये तो हमारे गांधी जी हैं। क्यों? क्योंकि वी कंसिडर हिज एक्शंस एज प्रोमिनेंट। हम उनके एक्शन को देख के उन्हें रिस्पेक्ट करते हैं, ना कि उनके चेहरे को, ठीक है। तो ह्यूमन क्या है? इट इज़ द सम टोटल ऑफ हिज एक्शन एंड व्हाट हिज लाइफ इज। वही उनका लाइफ डिसाइड करता है कि वो क्या है। फ्रेडरिक नेट्स ने क्या कहा? गॉड इज डेड। सबसे इंपॉर्टेंट है, किसने कहा था गॉड इज डेड? गॉड, भगवान मर चुके हैं, ये किसने कहा? ये फ्रेडरिक नेट्स ने कहा है, ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़ेंगे। मेटाफिजिक्स में रियलिटी के बारे में क्या बोला है? मेटाफिजिक्स देखिए अभी 19th सेंचुरी का एक थ्योरी है, फिलॉसफी है, थिंकिंग है या फिर थॉट है। 19th सेंचुरी में कोई भी नहीं बोलेगा कि गॉड है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, ऐसे नहीं बोलेगा। इसीलिए इन्होंने कहा इट डज नॉट गिव एनी फाइनल आंसर टू द अल्टीमेट रियलिटी। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इन्होंने कहीं पे भी अपना फाइनल व्यू नहीं दिया है कि मेटाफिजिक्स क्या होता है, लेकिन इनका जो फिलॉसफी है उसको पढ़ने के बाद हम ये कह सकते हैं कि उनके लिए रियलिटी है बीइंग एंड एग्जिस्टेंस ऑफ एन इंडिविजुअल। जिंदा रहना ही रियल होता है। ट्रूथ इज रिवील्ड इन अ सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस ऑफ लिविंग एंड देन से वी एक्सपीरियंस द ट्रूथ विद इन अस। यानी कि हर एक व्यक्ति एक यूनिक होता है, यानी हर एक व्यक्ति एक दूसरे से अलग होता है। तो हर एक व्यक्ति का जो एक्सपीरियंस रहेगा, जो अनुभव रहेगा, जो उनका तजुर्बा रहेगा वो अलग रहेगा। आपका जो तजुर्बा है वो मेरा नहीं है, मेरा जो है वो किसी और के साथ अलग है। यानी कि आपका जो एक्सपीरियंस है इट इज़ सब्जेक्टिव, ठीक है। और हम जो एक्सपीरियंस करते हैं दैट इज़ विद इन आवर सेल्स। आप अपने आप में ही ये एक्सपीरियंस कर रहे हो, कोई और नहीं कर रहा है। जैसे कि आपको पैर में चोट लग जाता है तो आपको दर्द होता है, आपको पता चलता है कि कितना दर्द हो रहा है, कैसा दर्द हो रहा है। सामने वालों को कभी भी नहीं होता है। शायद वो बोल भी दे अरे बेचारा उसका यहाँ पे जो पैर है वो मतलब नाखून में क्या हो गया देखो तो ज़रा, ऐसे बोल सकते हैं, लेकिन उनको उतना दर्द नहीं होगा जो आपको हो रहा है, ठीक है। इट कैन बी सॉर्ट बाय रिस्पॉन्डिंग टू देयर ओन फीलिंग, ओन सिचुएशन एंड ओन सोल, ठीक है। ओन होगा ये वाला, ठीक है। मतलब कि आपको ये कहाँ से पता चलेगा कि आप एक्सपीरियंस क्या कर रहे हो? क्योंकि आपका अपना फीलिंग है, आपका अपना सिचुएशन है, आपका अपना सोल है, इसीलिए उसको पता चलता है। सो ओनली दैट इज रियल विच इज़ पर्सनल। यानी कि रियल चीज़ें क्या है? रियल चीज़ें हैं पर्सनल, यानी हर एक रियल चीज़ पर्सनल है। तो आप बोलोगे इसका क्या मतलब है? पर्सनल का मतलब आपके लिए दुनिया जो है वो मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए कुछ अलग ही है। आपके लिए अगर रियलिटी कुछ है तो मेरे लिए कुछ अलग है, क्योंकि इट इज़ पर्सनल। ये
आपसी मामला होता है। अ ह्यूमन बींग्स फंडामेंटल ड्राइव और अर्ज शुड बी टू एग्जिस्ट एंड टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंडिविजुअल। तो इसलिए इन्होंने कहा एक इंसान का एक मतलब प्राइमरी नीड या फिर आपका फंडामेंटल ड्राइव, इच्छा क्या होना चाहिए? टू एग्जिस्ट। बस हमारा जो गोल एक ही होना चाहिए, हमारा लक्ष्य, हमारा जो इच्छा है वो एक ही होना चाहिए, वो है टू एग्जिस्ट। हमें जिंदा रहना है और हमें एक इंसानों की तरह रहना है, बस यही काफ़ी है। दिस विल गिव हिम और हर अ सेंस ऑफ मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस इन लाइफ। पहले अगर ये वाला आपको दिमाग में आ जाए कि हमें पहले जिंदा रहना है, तो फिर आप अपने लाइफ को मीनिंगफुल और सिग्निफिकेंट बना सकते हो। देन आता है नॉलेज, जो एपिस्टेमोलॉजी में आता है। नॉलेज क्या है? नॉलेज कम्स फ्रॉम द एक्सप्रेशन ऑफ द एक्सपीरियंसेस ऑफ कॉन्शियसनेस थ्रू द मीडिया ऑफ ऑर्डिनरी लैंग्वेज। ऑर्डिनरी लैंग्वेज यानी कि जो लैंग्वेज हम यूज़ कर रहे हैं, उसके लिए कोई स्टैंडर्डाइज लैंग्वेज नहीं आएगा। लैंग्वेज कुछ भी हो सकता है, लोकल लैंग्वेज, डायलेक्ट हो सकता है, क्लासिकल लैंग्वेज हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो नॉलेज कम्स फ्रॉम एक्सप्रेशन ऑफ द एक्सपीरियंस। जिनके पास जितना एक्सपीरियंस है उनके पास उतना नॉलेज है। वो भी एक्सपीरियंस किस चीज़ का? कॉन्शियसनेस, चेतना का। यानी आप जितने सोच सकते हो, जितना जान सकते हो, जितना सोच सकते हो, जितना एनालाइज कर सकते हो अपने लैंग्वेज में एक्सपीरियंस को, उतना आप नॉलेजेबल है। यानी कि मेरे पास तजुर्बा बहुत ज़्यादा है क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें देखा, मुझे बहुत सारी चीज़ें मतलब एनालाइज करना अच्छा लगता है, तो मेरा नॉलेज ज़्यादा हो गया। अगर आपको उससे भी ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो आपके पास मेरे से ज़्यादा नॉलेज है, ठीक है। There was no knowledge before the existence of human being and will be no knowledge after him. दुनिया में इंसानों से पहले ना कोई नॉलेज था और ना कोई नॉलेज रहेगा। यानी आप जब एग्जिस्ट करते हो, जो नॉलेज प्राप्त करते हो वही रियल है। आपके बाद जो नॉलेज आएगा वो रियल होगा नहीं होगा आपको नहीं पता। हमारे पहले जो नॉलेज था वो रियल है कि नहीं है, उससे हमारा कोई लेना देना है नहीं। यानी कोई भी नॉलेज हमसे पहले या फिर हमसे हमारे बाद नहीं हो सकता, ठीक है। ऑल ही और शी नोज इज बाय चॉइस। दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं जानने के लिए, लेकिन हम जो जानते हैं ना वो हमारे चॉइसेस से जानते हैं। जो हमें अच्छा लगता है हम उसी को जानते हैं, जो हमें अच्छा नहीं लगता है हम नहीं पढ़ेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हो, न्यूज़पेपर में मान लीजिए 16 पेजेस या फिर 14 पेजेस होते हैं, ठीक है, 14 पेजेस आर देयर। लेकिन आप कौन सा पेपर पढ़ते हो? पूरा का पूरा फर्स्ट से लास्ट तक शायद ही कोई पढ़ता हो, कोई नहीं पढ़ता है ज़्यादातर, ठीक है। जिनके पास बहुत फुर्सत है शायद वो पढ़े पूरा फर्स्ट से लास्ट तक। जिनका इंटरेस्ट मान लीजिए कोई यूपीएससी प्रिपेयर कर रहा है या फिर कोई कॉम्पिटिटिव चीज़ें प्रिपेयर कर रहा है करंट अफेयर जानने के लिए, तो वो क्या करेगा? एडिटोरियल पेज पढ़ेगा, क्योंकि उसका चॉइस है एडिटोरियल। जिसको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है वो डायरेक्टली स्पोर्ट्स में चला जाएगा लास्ट पेज में, और जिसको बिजनेस या फिर इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में जानना है वो इंटरनेशनल अफेयर जो वर्ल्ड व्यू में जाएगा, ठीक है, वर्ल्ड अफेयर्स में जाएगा, वहाँ पे वो देखेगा। बैंकिंग में देखेगा, जिनको उसमें इंटरेस्ट है, जिनको फैशन में इंटरेस्ट है वो फैशन पेजेस देखेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि नॉलेज कम्स फ्रॉम योर चॉइसेस। आपका चॉइस जो है ना वो डिसाइड करेगा नॉलेज कैसा रहेगा। द नॉलेज इज वैलिड विच इज़ ऑफ वैल्यू टू द इंडिविजुअल। वही नॉलेज वैलिड है जो हमारे लिए काम का हो, अगर नहीं है तो फिर वैलिड नहीं है। सेल्फ नॉलेज इज द की टू ऑल नॉलेज। सेल्फ नॉलेज, खुद जान जाओ, ठीक है, वही सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे अच्छा और सबसे की होता है, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट होता है नॉलेज के क्षेत्र में। उसके बाद आता है एक्सियोलॉजी, वैल्यूज। वैल्यू क्या होंगे? नो एब्सोल्यूट कोड टू फॉलो। कोई भी ऐसा पर्टिकुलर फिक्स्ड वैल्यू नहीं होता है, क्योंकि अभी मैंने बताया इट इज पर्सनलिस्टिक। ये आपसी मामला है, निजी मामला है। आपका जो थिंकिंग रहेगा वो दूसरों का नहीं रहेगा। आपका जो वैल्यू रहेगा वो मेरे लिए नहीं रहेगा, बिकॉज आई हैव माई ओन व्यूज ऑन लाइफ एंड यू हैव योर ओन व्यूज ऑन लाइफ। आपके लिए लाइफ बहुत सुंदर हो सकता है क्योंकि मेरे साथ बहुत कुछ हो चुका है, इसलिए लाइफ मेरे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। इसलिए मेरा जो वैल्यू रहेगा वो आपका नहीं रहेगा, वो अलग हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू एग्जिस्टेंशियल एथिक्स, द हाइएस्ट गुड फॉर ह्यूमन बीइंग इज बिकमिंग एन इंडिविजुअल और ऑथेंटिसिटी। सबसे बड़ा जो गोल है या फिर वैल्यू क्या है जिंदगी में, वो है बिकमिंग एन इंडिविजुअल, एक अच्छा इंसान बन जाना। ऑथेंटिसिटी यानी ओरिजिनलिटी। ऐसा नहीं है कि कोई फेक इंसान नहीं, हमें एक अच्छा और ओरिजिनल इंसान बनना है। साइकोलॉजिकल कोहेरेंस प्लस इंटीग्रिटी, दोनों को अगर मिला दे, साइकोलॉजिकल कोहेरेंस यानी साइकोलॉजिकली बैलेंस्ड होगा, इंटीग्रिटी यानी हर चीज को एक्सेप्ट करेगा। नॉट मियरली बीइंग अलाइव बट हैविंग अ रियल लाइफ बाय बीइंग ट्रू टू योरसेल्फ। सिर्फ जिंदा रहने से नहीं होगा, एक रियल लाइफ तब आएगा जब हम ट्रू टू आवर सेल्स,
हम अपने साथ कुछ सही करेंगे, यानी सही सोचेंगे, सही से रहेंगे, हम किसी को या फिर किसी के बारे में बुराई नहीं करेंगे। द अग्री दैट एज लॉन्ग एज द एम्पेरिकल स्पिरिट रिमेन्स अलाइव इट मस्ट रिमेन ओपन टू करेक्शन एज देयर इज नो फिक्स्ड वैल्यू। यानी कि एम्पेरिकल स्पिरिट यानी कि जो हमेशा, एम्पेरिकल का मतलब होता है विच इज बेस्ड ऑन सम फैक्ट्स, विच इज बेस्ड ऑन सम वेरिफिकेशन, विच इज बेस्ड ऑन सम एविडेंसेस। ठीक है, तो जब तक आपके अंदर ये जो एविडेंस ढूंढने का काम, जो रीज़न ढूंढने का जो स्पिरिट है, जो आइडिया है, या फिर आपके पास जो मतलब इच्छा है कि मैंने सभी चीज़ों को वेरीफाई करना है, ये आपके अंदर जब आ जाएगा, तो जब तक ये रहेगा तब तक आप अपने आप को रेक्टिफाई कर सकते हो, अपने वैल्यूज़ को भी चेंज कर सकते हो, क्योंकि कोई वैल्यू फिक्स्ड नहीं होता है। Human beings invent law for herself or himself and does not pin his or her faith in pre-established values. पुराने वैल्यूज़ को हम नहीं मानते हैं, हम अपना लॉ खुद बनाते हैं, अपना रास्ता खुद बनाते हैं। ठीक है, एम्स ऑफ एजुकेशन क्या रहेगा? एग्जिस्टेंशियलिज्म के अनुसार हमारा जो लक्ष्य रहेगा वो लिबरल एजुकेशन प्रोवाइड करने का रहेगा। ठीक है, लिबरल एजुकेशन, कोई ऐसा नहीं चीज़ होगा कि हम फोर्सफुली बच्चों को ये पढ़ा देंगे, वो पढ़ा देंगे, टेक्नोलॉजी पढ़ा देंगे, ऐसे नहीं है। लिबरल एजुकेशन पढ़ाएंगे, फ्रीइंग मैन फ्रॉम हिज आइसोलेशन। वो मैन अपने आप को आइसोलेट कर चुका है, यानी अपना ज़िंदगी, अपना खुद का बिल्डिंग है, अपना एक फ्लैट है, हम अपने रूम में रहे, हम दूसरे के साथ बात नहीं करेंगे, खुद मोबाइल पे बातें करेंगे, किसी बाहर जा कर के किसी के साथ कोई सोशलाइजेशन प्रोसेस नहीं करना है, तो फिर हम उस मैन को उस आइसोलेशन से निकालेंगे एंड हिज एनोनिमिटी फ्रीइंग हिज माइंड फ्रॉम द कन्फ्यूजन दैट प्रिवेंट हिम फ्रॉम सीइंग हिज वर्ल्ड एंड सिचुएशन एंड हिज पावर्स। हम अपने चारों तरफ का दुनिया नहीं देख पाते हैं क्योंकि हम अपने आप को एक रूम में कैद कर लेते हैं। जैसे कि आपको सोशल मीडिया में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगा, जैसे कि बोलते हैं कि एक ज़माना था जब कोई नहीं था, कुछ नहीं था टेक्नोलॉजी, और हम गांव में या फिर शहर में एक जगह इकट्ठा होते थे, बातें करते थे, कुछ टाइम खेलते थे, या फिर एक दूसरे के साथ अपना सुख दुख बांटते थे, फिर वापस आते थे घर, वो भी खुशी से। ठीक है, हमारे चारों तरफ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, किसका नाम क्या है, किसके बेटे का नाम, उसके पोते का नाम हमें याद था, लेकिन आज हमारे घर के सामने या फिर बगल में कौन रहता है, उसका नाम क्या है, वो क्या करता है, हमें नहीं पता, बट हमारे पास वो सारी डेटा है। अगर हमारा कोई फ्रेंड कोई यूएस में बैठा हुआ है या फिर यूरोप में बैठा हुआ है, वो हमें पता है, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि हमारे बगल में क्या हो रहा है। इसका मतलब है कि हम अपने आप को आइसोलेट कर रहे हैं कहीं ना कहीं पे। इसीलिए दुनिया को देखने के लिए हमें उस आइसोलेशन से निकालना है, और वो कौन करेगा? एजुकेशन करेगा। टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट पर्सनैलिटी। हमारा जो पर्सनैलिटी है ऑल राउंड डेवलपमेंट कराना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट कराना है, बट हमें ऑल राउंड डेवलपमेंट के बारे में सोचना चाहिए। क्लियर? उसके बाद आता है एजुकेशन शुड मेक मैन सब्जेक्टिव एंड शुड मेक हिम कॉन्शियस फॉर हिज इंडिविजुअलिटी और सेल्फ। मैन को सब्जेक्टिव होना चाहिए, कॉन्शियस होना चाहिए अपने बारे में, यानी कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना, कॉन्शियस हो जाना, यानी मुझे पता होना चाहिए मेरे बारे में, खुद के बारे में मुझे पता होना चाहिए। बीइंग सेल्फ कॉन्शियस ही विल रिकॉग्नाइज हिज सेल्फ एंड विल गेट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिज बीइंग। अपने आप को जब तक आप नहीं समझते हो, अपने मतलब हुनर के बारे में, अपने खूबियों के बारे में, अपने खामियों के बारे में जब तक आप नहीं जानोगे, तब तक आप दूसरों को कुछ नहीं समझा सकते, क्योंकि आप खुद ही नहीं समझे अपने आप को। टू डेवलप द एबिलिटी ऑफ perseverance and tolerance in man so that he may live and adjust in the modern world without compromising his individuality and subjectivity. perseverance and tolerance यानी हर चीज़ को कैसे मतलब continuously हम उसको थ्राइव करेंगे, कोशिश करेंगे, टॉलरेट करेंगे, कैसे अपने आप को सोसाइटी में एडजस्ट करेंगे, ये सब भी सीखना हमारे लिए ज़रूरी रहेगा। देन करिकुलम, बच्चे को पढ़ाएंगे क्या? देखिए यहाँ पे करिकुलम जो रहेगा ना, वोकेशनल एजुकेशन पढ़ाया जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए जो बच्चे सीखेंगे उनके पास कुछ पोटेंशियल, कुछ स्किल, कुछ हुनर भी होना चाहिए। वोकेशन से हम क्या सीखते हैं? कुछ स्किल सीखते हैं, वो स्किल हमें लाइफ में आगे बढ़ने में मदद करता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि लिबरली जो भी पढ़ेंगे, जो भी कोर्स कर लेंगे, ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद कोई हमें ऑफिस से या फिर बैंक से या फिर बड़े बड़े दफ्तर से कोई बुलावा नहीं आएगा कि आ जाओ, फर्स्ट क्लास आपने ले लिया ग्रेजुएशन में, अब आ जाओ यहाँ पे जॉब कर लो, ऐसे कोई नहीं बुलाएगा। इसीलिए वोकेशनल एजुकेशन से एटलीस्ट हम अपना कुछ तो कर सकते हैं।
इन टीचिंग आर्ट existentialism encourage individual for creativity and imagination more than copying and imitating established model। यहाँ पे बताया जा रहा है वोकेशनल एजुकेशन से हम कुछ नया क्रिएट करते हैं, और जब अगर एग्जाम्पल ले आर्ट की बात करें तो यहाँ पे इनकरेज किया जाता है कि एक नया कुछ बनाया जाए, एक नया इमेजिनेशन किया जाए ताकि हम दूसरों को कॉपी ना कर सकें। थियोलॉजी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स टू बी स्टडीड इन एग्जिस्टेंशियलिस्ट स्कूल ऑफ एजुकेशन। एग्जिस्टेंशियलिज्म के अनुसार थियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ गॉड, ठीक है, भगवान के बारे में अध्ययन भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। नेचुरल साइंसेस आर ऑल्सो स्टडीड, नेचुरल साइंसेस यहाँ पे पढ़ेंगे जो कि नेचर के बारे में अध्ययन करता है। दिस फिलोसॉफी सपोर्ट द इंक्लूजन ऑफ द सब्जेक्ट्स कॉल्ड मोरल एंड रिलीजियस एजुकेशन। मोरल एजुकेशन, रिलीजियस एजुकेशन भी पढ़ाया जाएगा। उसके बाद सबसे सेंट्रल प्लेस मिलता है ह्यूमैनिटीज़ को। ह्यूमैनिटीज़ मतलब जो कि पोएट्री, ड्रामा, म्यूजिक, आर्ट्स, नॉवल, ठीक है, ह्यूमैनिटीज़ जैसे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ठीक है, ये सारे सब्जेक्ट के यहाँ पे फोकस दिया गया। दे एक्सर्ट द ह्यूमन इम्पैक्ट इन रिवीलिंग मैन्स इनहेरेंट क्विल्ट, सिन, सफरिंग, ट्रेजेडी, डेथ एंड लव। ये ह्यूमैनिटीज़ से हम ह्यूमन के क्वालिटीज़ के बारे में पढ़ते हैं, ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है मेथड्स ऑफ लर्निंग। यहाँ पे मेथड्स ऑफ लर्निंग क्या रहेगा, यहाँ पे रहेगा सेल्फ पेस्ड लर्निंग। सेल्फ पेस्ड लर्निंग, जो लर्निंग होगा वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका एबिलिटी क्या है, आपका कैपेसिटी क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है, आप जैसा चाहो वैसे पढ़ो, ठीक है। सो सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग भी हो सकता है। इट इंक्लूड्स ग्रेट डील ऑफ इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट विद द टीचर हु रिलेट्स टू ईच स्टूडेंट ओपनली एंड ऑनेस्टली। यहाँ पे इंडिविजुअल का कॉन्टैक्ट रहेगा टीचर के साथ, और टीचर स्टूडेंट का एक ओपन एंड ऑनेस्ट रिलेशन रहेगा जिसमें वो उसको मदद करेंगे, टीचर उनको मदद करेंगे। टीचिंग बाय यूजिंग रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग मतलब जो मैंने कल पढ़ाया था क्या आज उससे बेहतर पढ़ा सकता हूँ, और क्या करूँ जिससे बच्चे बेटर जान पाएंगे, तो ये है रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। जो मैंने कर दिया है या फिर जो मुझे करना है मैं उस पर रिफ्लेक्ट करूँगा, अपने आइडियाज़ रिफ्लेक्ट करूँगा, और जो मुझे समझ में आएगा उसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक क्लास में मैंने देखा कि मैं जब पढ़ा रहा था तब बच्चे थोड़ा सा इंटरेस्टेड नहीं थे, तो मैंने रिफ्लेक्ट किया कि मुझे और क्या करना चाहिए जिससे बच्चे का इंटरेस्ट आए, और उसी हिसाब से मुझे नेक्स्ट क्लास पढ़ाना है। Obviously, on self-respecting existentialist would employ the traditional lecture, recite, assign, test method। यानी कि यहाँ पे जो पुराना वाला मेथड था यहाँ पे नहीं पढ़ाया जाएगा। रिसाइट, लेक्चर, रिसाइट, असाइन, टेस्ट मेथड नहीं किया जाएगा। He would reject with equal zeal the problem solving method of instrumentalism बिकॉज ऑफ इट्स सोशल एम्फासिस, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को हमें रिजेक्ट करना है। उसके बाद कौन से मेथड में पढ़ना है, फिर ह्यूरिस्टिक मेथड, यानी कि मैंने कहा था डिस्कवरी मेथड, जहाँ पे एक प्रॉब्लम आपको दिया जाएगा, फिर आप उसे सोल्यूशन करोगे, उससे जो आप सीखोगे वही होगा आपका लर्निंग। इंडिविजुअलिस्टिक लर्निंग, यहाँ पे बोला जा रहा है इंडिविजुअल को जो अच्छा लगता है, हर एक इंडिविजुअल को देख के हमें मेथड फॉलो करना चाहिए। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एनी मेथड विच फोस्टर ग्रुप थिंकिंग और ग्रुप एक्शन वुड बी एलियन टू द एग्जिस्टेंशियलिस्ट। एग्जिस्टेंशियलिज्म ग्रुप थिंकिंग, ग्रुप एक्शन, ग्रुप मेथड में पढ़ाना, ग्रुप जो बोलते हैं ना कि ग्रुप टीचिंग, मास टीचिंग, टीम टीचिंग, ये सभी को ये रिजेक्ट करते हैं। रोल ऑफ स्कूल क्या हो जाएगा, स्कूल क्या करेगा यहाँ पे, देखिए स्कूल का रोल भी बहुत सारा है। अब अगर हम देखेंगे, द रोल ऑफ इंडिविजुअलिटी शुड प्ले इन द डेवलपमेंट ऑफ एन एप्लीकेशन ऑफ एजुकेशनल मेथोडोलॉजी, इट इज क्वाइट एविडेंट दैट नन ऑफ द ट्रेडिशनल एजेंसीज ऑफ एजुकेशन कैन क्लेम द प्राइमरी राइट टू एडुकेट। यानी यहाँ पे कोई भी ऐसा मतलब है नहीं जो कि सब बोलेंगे कि प्राइमरी, मैं प्राइमरी, जैसे कि फॉर एग्जांपल फैमिली कहेगा मैं हूँ प्राइमरी एजेंसी ऑफ एजुकेशन, क्योंकि एजुकेशन मेरे से ही स्टार्ट हुआ था। चर्च कहेगा या फिर जो आपका मंदिर कहेगा या फिर आपका मस्जिद कहेगा कि हमने उसे पहले पढ़ाया, या फिर स्टेट कहेगा कि मैंने हमेशा पहले पढ़ाया है। तो इसीलिए स्कूल का रिस्पॉन्सिबिलिटी ये रहेगा कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बच्चे को प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइड करना, ताकि और कोई नहीं बोल सके कि ये मैंने प्रोवाइड किया है। द स्कूल शुड प्रोवाइड एन एटमॉस्फेयर वेयर द इंडिविजुअल शुड कीप डेवलपिंग इन अ हेल्दी वे। यानी कि स्कूल यहाँ पे एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करेगा जहाँ पे एक इंसान जो है, एक बच्चा जो है वो नेचुरली एक हेल्दी वे में ग्रो कर सकता है। एनी सब्जेक्ट इन स्कूल, इवन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कैन प्रेजेंट एग्जिस्टेंशियल सिचुएशन फॉर टीचिंग एंड द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग। यानी कि कोई भी स्कूल सब्जेक्ट हो उसमें हम क्या कर सकते हैं, एग्जिस्टेंशियल सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं पढ़ाने में और ह्यूमन बीइंग को डेवलप करने हैं।
द एम ऑफ स्कूल टास्क शुड बी टू नर्चर सेल्फ डिसिप्लिन एंड कल्टिवेट सेल्फ इवैल्यूएशन। यहाँ पे स्कूल का काम ये रहेगा बच्चे को सेल्फ डिसिप्लिन सिखाना और सेल्फ इवैल्यूएशन कराना बच्चों का। मास टीचिंग एंड मास टेस्टिंग इज प्रोहिबिटेड हियर। यहाँ पे मास टीचिंग, ग्रुप में कोई भी चीज़ हम कर नहीं सकते, मास टीचिंग और मास टेस्टिंग। उसके बाद आता है रोल ऑफ टीचर। टीचर का क्या काम रहेगा, देखिए टीचर का ये रहेगा कि ही और शी विल हेल्प द स्टूडेंट टू डिफाइन देयर ओन एसेंस। मतलब बच्चे को अपने हुनर के बारे में, अपने एग्जिस्टेंस के बारे में, अपने पर्सनालिटी के बारे में और अपने मतलब आपका जो कीमत बताएगा कि आपका क्या कीमत है आज के रेट में, आप आज के डेट में आपका पोजीशन क्या है और आप कितने मायने रखते हो। By exposing them to various paths they may take it in life and creating an environment in which they may freely choose their own preferred way। यानी कि यहाँ पे कहा गया है कि हम उनको ये बताएंगे कि तुम अपने आप को समझो और अपना लाइफ जो है ना वो खुद चुनो। तो हम उनके लिए एक प्रकार का एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे जहाँ पे वो अपना लाइफ का गोल खुद चूज कर सकते हैं। He or she can facilitate development of originality, creativity by providing a climate as soon as basic skill which make exploration possible। यहाँ पे हम क्या करेंगे, डेवलपमेंट मतलब जो है ओरिजिनलिटी, यानी कि जो आप ओरिजिनल चीज़ें बिहेव करो, जैसे मैंने आर्ट में बताया था कि आप ओरिजिनल बनाओ, किसी से कॉपी मत करो। तो ओरिजिनलिटी, क्रिएटिविटी, ये सारी चीज़ें उनको हम सिखाएंगे ताकि वो कुछ नया कर सके। द टीचर इनिशिएट्स द एक्ट ऑफ एजुकेशन थ्रू हिज एक्शन एंड इन्फ्लुएंसेस द लाइफ ऑफ स्टूडेंट थ्रू हिज ओन लाइफ। एक टीचर ऐसा होना चाहिए कि सबके अंदर शिक्षा और सबके अंदर जो है अच्छा हुनर वो उनके लिए भर देगा, उनको सिखाएगा, उनको करने के लिए कहेगा, लेकिन उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट है वो अपना एग्जाम्पल देगा ताकि वो खुद सही रहेगा, वो खुद हेल्दी रहेगा, वो खुद अच्छा रहेगा, तो बच्चे को भी इन्फ्लुएंस कर सकता है कि मेरे जैसा रहो ऐसे। ठीक है, द टीचर मस्ट पे इंडिविजुअल अटेंशन टू द स्टूडेंट्स। ठीक है, तो टीचर क्या करेगा, इंडिविजुअल अटेंशन देगा हर एक स्टूडेंट को। ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ग्रुप में पढ़ाया नहीं जाएगा। उसके बाद आता है रोल ऑफ लर्नर। यहाँ पे लर्नर, देखिए इतना सब कुछ हो गया तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, लर्नर है। इसलिए एग्जिस्टेंशियलिज्म मानते हैं कि टू गिव फुल फ्रीडम टू द चाइल्ड। यहाँ पे माना जाता है कि बच्चे को पूरा फ्रीडम दे दो, इसलिए क्योंकि वहाँ पे बच्चे को फ्रीडम मिलेगा तो वो अपना वे ऑफ लाइफ समझ सकता है, लाइफ को समझ सकता है, उसका गोल समझ सकता है। बट द चाइल्ड शुड नो द नेचर ऑफ हिज सेल्फ एंड रिकॉग्नाइज हिज बीइंग एंड कन्वर्ट इम्परफेक्शन टू परफेक्शन, ताकि वो अपने आप को समझ जाए और अपना जो इम्परफेक्शन है उसको परफेक्शन में बदल दे। They do not want the child to become selfish, autocratic and irresponsible। वो नहीं चाहते हैं कि बच्चा सेल्फिश बन जाए, ऑटोक्रेटिक खुद ब खुद बन जाए और इरिस्पॉन्सिबल हो जाए। फ्रीडम इज नीडेड ओनली फॉर नेचुरल डेवलपमेंट। फ्रीडम सिर्फ और सिर्फ नेचुरल डेवलपमेंट के लिए चाहिए, इसलिए फ्रीडम देना जरूरी है। एजुकेशन शुड बी प्रोवाइडेड अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड्स पावर्स एंड द नीड्स। एजुकेशन क्या करेगा, उनके पावर के, मतलब एक बच्चे का जितना कैपेसिटी है, उसका जो लेवल ऑफ लर्निंग है, उसका जो एज, क्रोनोलॉजिकल एज है या फिर मेंटल एज है, उसके हिसाब से और उनके नीड के हिसाब से हमें शिक्षा प्रोवाइड करना है। आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। तो चलिए एमसीक्यू पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा, ऑप्शन अच्छे से पढ़िएगा, पॉज करके आंसर कीजिएगा। हु हैड स्टेटेड गॉड इज डेड। किसने कहा था गॉड इज डेड है, मतलब भगवान मर चुके हैं। मार्टिन हेडगर, सोरेन किरकेगार्ड, फ्रेडरिक नेट्से, जॉन पॉल सार्त्रे। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, फ्रेडरिक नेट्से। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हु इज द फादर ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म। चार्ल्स एस पियर्स, जॉन डेवे, सोरेन किरकेगार्ड, मार्टिन हेडगर। पॉज करके आंसर कीजिए। जिन लोगों को वीडियो बिल्कुल अच्छा लग रहा है काइंडली इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो। नेट, एसएसबी या फिर सीपीईटी जो भी आप एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, बीएड के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, एमएड क्लासेस करना चाहते हो तो आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस एज वेल, वी विल ट्राई टू आंसर इट। ठीक है, चलिए इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एग्जिस्टेंशियलिज्म के फादर कौन है। चलिए सोरेन किरकेगार्ड इनके फादर डैनिश मिनिस्टर थे। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। एग्जिस्टेंशियलिज्म बिलीव्स इन। एग्जिस्टेंशियलिज्म किस पे बिलीव करता है। एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस, एसेंस प्रीसीड्स एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस सक्सीड एसेंस, बोथ ए एंड सी।
कौन पहले आता है? एग्जिस्टेंस पहले आता है, एसेंस बाद में, एसेंस पहले आता है, एग्जिस्टेंस बाद में, एग्जिस्टेंस बाद में आता है, एसेंस पहले आता है। बताइए। तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस। एग्जिस्टेंस पहले आता है, एसेंस उसके बाद आता है। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग रिजेक्ट्स ग्रुप मेथड ऑफ टीचिंग? इनमें से कौन ग्रुप मेथड ऑफ टीचिंग को रिजेक्ट करता है? आइडियलिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म, नेचुरलिज्म, बोथ बी एंड सी। पॉज करके अच्छे से सोच समझ के आंसर कीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा बोथ बी एंड सी। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था कि अगर ग्रुप मेथड को कोई रिजेक्ट कर रहा है तो हमने पहले पढ़ा था कि नेचुरलिज्म जो है ये ग्रुप मेथड को रिजेक्ट करता है, एग्जिस्टेंशियलिज्म अब हमने पढ़ा कि ये रिजेक्ट करता है ग्रुप मेथड को। तो दोनों बोथ बी एंड सी विल बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू एग्जिस्टेंशियलिज्म ऑल नॉलेज कम्स फ्रॉम। एग्जिस्टेंशियलिज्म के अनुसार सारे के सारे नॉलेज सोर्स कहाँ से आते हैं? आवर एनवायरमेंट, सम ऑथोरिटीज, स्टैंडर्डाइज्ड बुक्स, माइंड ऑफ द इंडिविजुअल। कहाँ से आते हैं नॉलेज? ठीक है, पॉज कीजिए और आंसर कीजिए। इसका आंसर होगा माइंड ऑफ द इंडिविजुअल। इंडिविजुअल के माइंड से ही सारे सोर्सेस ऑफ नॉलेज और सब्सटेंसेस आते हैं। ठीक है, चलिए तो आज का टेक क्या है? लाइफ गिव्स यू फ्यू चांसेस। जिंदगी आपको बहुत ही कम चांसेस प्रोवाइड करता है। ग्रैब इट बिफोर इट एक्सपायर्स। ये हाथ से जाने से पहले इसे पकड़ लो, जकड़ लो और हासिल कर लो from Educhants. चलिए, thank you for watching. Subscribe the channel and like the session if this class seems helpful to you. Thank you again.